हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल एनालिसिस। कैसे हम लोग ह्यूमंस के क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं। ह्यूमंस के अलावा और भी क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जा सकता है और भी लिविंग बींग्स का, बट यहाँ पे हम प्राइमरी फोकस ह्यूमंस के बारे में दे रहे हैं। सिलेबस में देख लेते हैं कहाँ पर है। ये यूपीएससी के पेपर 1 का सब टॉपिक 9.1 है। इसमें हमें देखना था मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन मैन। ठीक है, अभी फैमिली स्टडी के अंदर में हमने पेडिग्री देख लिया, ट्विन स्टडी देख लिया, फॉस्टर चाइल्ड देख लिया, को ट्विन भी देख लिया, साइटोजेनेटिक मेथड शॉर्ट में देख लिया हमने। अब आता है बारी क्रोमोसोमल एंड कैरियोटाइप एनालिसिस का। ठीक है, तो इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम आज का लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल एनालिसिस 3 तरीके से कर सकते हैं। इंसान के क्रोमोसोम को पढ़ने का 3 मेन तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं बट 3 मेन तरीका है। क्रोमोसोमल बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है जी? हमारा जो क्रोमोसोम होता है इस तरह का, उसमें अलग अलग जगह पे डार्क और ब्राइट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। फ्लो साइटोमेट्री। अभी फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है जी? हम इसको, जो हमारा क्रोमोसोम है उसको इस तरह से स्टेन करते हैं, इस तरह से उसको कलर करते हैं, और फिर उसको ऐसा एक इक्विपमेंट से पास करते हैं फ्लो, कि उसका फ्लो जो है, और कुछ लाइट यहाँ से पास करते हैं, तो उस लाइट के पैसेज से और उसके फ्लो से हमें आइडिया लगता है कि किस तरह का क्रोमोसोम एबंडेंस में है, कौन सा कम है, क्या है। ठीक है, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बॉडी के जो सेल्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करके भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा क्रोमोसोम कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका जो है क्रोमोसोमल बाइंडिंग, उसे हम कैरियोटाइप एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। 10 मार्क्स में भी आएगा तो सेपरेटली आप इसको सिर्फ लिखेंगे। अगर 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये तीनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैरियोटाइपिंग का डेफिनेशन है कि ये एक लैब टेक्निक है जिससे कि हम इवेलुएट करते हैं नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सनस क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि नंबर भी इससे हम जान सकते हैं और स्ट्रक्चर भी। अभी आप बोलिएगा नंबर का क्या ज़रूरत है जानने का, सबके अंदर तो 23 पेयर्स ही होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। किसी में +1 भी होता है, किसी में -1 भी होता है। ठीक है, कई सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखे गए हैं हमारे अंदर, तो उन एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ही हम कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर भी, कि क्या उसमें कोई डिफरेंस है, नॉर्मल से वो अलग है। ठीक है, इन सब के लिए कैरियोटाइपिंग किया जाता है। और क्रोमोसोमल बाइंडिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन साइटोजेनेटिक्स टू प्रोड्यूस अ विजिबल कैरियोटाइप बाय स्टेनिंग कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे सेल में जनरली ऐसे धागे के शेप में ऐसे बिखरा हुआ रहता है। वो इस तरह के शेप में नहीं रहता है, इस तरह के शेप में नहीं पाया जाता है जनरली। इस तरह का शेप हमें देखने के लिए मिलता है जब हम माइटोसिस देखते हैं, यानी कि सोमैटिक सेल डिवीज़न, और इसके मेटाफेज में इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलता है देखने को। अभी माइटोसिस, मेटाफेज सब हम बात करते हैं, पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रोमोसोमल बाइंडिंग में एक ऐसा साइटोजेनेटिक्स का टेक्निक है जिससे कि विजिबल कैरियोटाइप प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बाय स्टेनिंग कॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम्स। अभी कॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम्स कब मिलता है हमें? यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये सेल, ये माइटोसिस का डायग्राम है कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं उसमें। तो डुप्लीकेटेड क्रोमो, सबसे पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर प्रोफेज होता है, फिर प्रोमेटाफेज होता है। यहाँ पे ये जो क्रोमाटिड्स के धागे हैं एकदम एक दूसरे से उलझे हुए हैं, थोड़ा सुलझते हैं यहाँ पर, फिर थोड़ा और सुलझते हैं, और ये अलग अलग स्टेजेस है। ये यहाँ पे हमारा ये कंसर्न नहीं है कि इस स्टेज पे क्या हो रहा है, इस स्टेज पे क्या हो रहा है। अभी मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो एक्सिस पे इस तरह से अरेंज हो जाता है। ठीक है, और इन थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है वो। तो इसी स्टेज पर हम सेल डिवीज़न को पॉज करने की कोशिश करते हैं सर्टेन केमिकल्स डाल करके। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स की मदद से हम इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे इस तरह से ब्रेक होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोकने का क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है ये एक साथ मिल जाते हैं, अलग अलग नहीं देखना पड़ता है। तो ये सिस्टर क्रोमाटिड्स को एक साथ और सही स्ट्रक्चर में देखने के लिए हमें मेटाफेज में इसे रोकना पड़ता है।
तो आइए आप चलिए देखते हैं इसका मेथड क्या है। मेथड देखिए ये है कि डिवाइडिंग सेल्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मेटाफेज, द टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में मेटाफेज में ही रहता है और एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, अलग अलग हो जाता है, मतलब सिस्टर क्रोमाटिड्स एक साथ आ जाती हैं और इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है मेटाफेज में। और ड्रग हम लोग COLCHICIN, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा मेडिकल बैकग्राउंड वालों। तो ये कॉल्चिसिन नाम का एक ड्रग है जो ऐड करते हैं, और भी ड्रग्स आप ऐड कर सकते हैं। अभी तो मॉडर्न साइंस बहुत आगे निकल चुका है, पर हम एकेडमिक पर्पज से यहाँ पे कॉल्चिसिन का नाम देंगे। ठीक है, इट प्रिवेंट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विच इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन सेल डिवीजन। मतलब ये आगे सेल डिवीजन होने से रोकता है कॉल्चिसिन, बेसिकली मतलब यही है, प्रिवेंट करके पॉलीमराइजेशन को। ठीक है, द सेल्स आर देन ट्रीटेड विथ वीक सॉल्ट सॉल्यूशन कॉजिंग इट टू स्वेल एंड डिस्पर्स द क्रोमोसोम वेल। अभी वीक सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या होता है, वही आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस वाली प्रक्रिया होती है, पानी अंदर चला जाता है और अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है, तो सेल के अंदर का जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस वगैरह सब फट के बाहर आ जाता है। ठीक है, द सेल्स आर फिक्स्ड इन दिस कंडीशन बाय एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल फिक्सेटिव्स। ठीक है, इस कंडीशन में ही हम उसे रोक कर रखते हैं सूटेबल फिक्सेटिव्स ऐड करके, या ये जो ड्रग है उसको ऐड करके। क्रोमोसोम्स आर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग टू एलिसिट बैंडिंग पैटर्न्स। अभी क्रोमोसोम्स को देखेंगे कैसे, माइक्रोस्कोप से भी देखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टेन करते हैं। स्टेन करने का मतलब उसको हम लोग कलर करते हैं। तो अभी कलरिंग एजेंट्स जो है, स्टेनिंग एजेंट्स जो हैं, वो हम आगे देख लेते हैं क्या क्या यूज़ होता है। तो बैंडिंग टेक्निक्स एंड स्टेन्स क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बैंडिंग टेक्निक है जी बैंडिंग टेक्निक। इसमें जो स्टेन यूज़ होता है वो है GMSA। ठीक है, ये एक केमिकल है बेसिकली। तो उसमें कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी लगा दिया है। फ़ोटो ऐसे ही धुंधली सी आपको दिखेगी, कोई क्लियर पिक्चर दिखेगा नहीं, तो क्लियर पिक्चर के लिए हम इस वाले का रेफरेंस लेंगे। कुछ ऐसा बैंडिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, 2 नंबर, 3 नंबर, और इसमें आपको देखिए पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है। ये 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, मतलब जो हम 23 पेयर्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, इस तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। और बैंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक है और ये यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर बैंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, रेफरेंस मतलब जी बैंडिंग का जो डायग्राम निकल के आता है वो हम बाकी बैंडिंग्स के लिए रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। जीन रिच रीजन्स स्टेन्स डार्कली। अभी इस डायग्राम में आपको जहाँ जहाँ पे डार्क दिख रहा है ज़्यादा, वहाँ पे जीन जो है थोड़ा ज़्यादा रिच है, मतलब ज़्यादा मात्रा में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। और जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं डार्क वाले, वो रिच होते हैं A और T बेसिस में। ठीक है, आई होप आपको हमारे DNA में जो बेसिस होते हैं C, G, A और T, इन सब के बारे में पता होगा। ठीक है, आर बैंडिंग देखिए आर बैंडिंग होता है रिवर्स बैंडिंग। इसमें जो हम स्टेन यूज करते हैं वो है एक्रिडीन ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे जीन रिच बैंड्स जो है वो फ्लोरेंस ब्राइटली। यहाँ पे देखिए डार्क नहीं होता है जीन रिच रीजन, ब्राइट रहता है, मतलब कि हल्का कलर का चमकता है। ठीक है, तो ये रिवर्स इसीलिए इसका नाम है। पिछले जी बैंडिंग में हमने देखा था कि जीन रिच रीजन जो है वो डार्क हो जाता है, इसमें जीन रिच रीजन जो है वो ब्राइट रहता है। ठीक है, बस बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है इन टेक्निक्स को, क्योंकि अगेन टाइम की जो कॉन्स्टेंट होती है यूपीएससी में, वो आपको यहाँ पे रोक देगी कि आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अंडर ग्रेजुएशन के लिमिट से बाहर है। सेंट्रोमेयर बैंडिंग देखिए, सेंट्रोमेयर बैंडिंग में भी हम GMSA स्टेन ही यूज़ करते हैं, जो हम इसमें यूज़ कर रहे थे GMSA।
लेकिन इसमें आफ्टर, इसको यूज़ कब करते हैं, आफ्टर हार्श प्री ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमोसोम विथ डाइल्यूट एसिड फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वार्म सलाइन ट्रीटमेंट। तो इसका एक प्री ट्रीटमेंट किया जाता है सेल्स का, तब हम सेंट्रोमेयर बाइंडिंग करते हैं। तब हम अगर जीएमसा स्टेन यूज़ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि जो सेंट्रोमेयर वाला रीजन है, मतलब सेंटर वाला रीजन है, वो स्टेन होगा अच्छे से, तो हमें सेंट्रोमेयर का लोकेशन अच्छे से पता चल जाएगा इस तरह के बैंडिंग से। और ये क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाइज कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटीन एसोसिएटेड विथ ईच सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर के साथ कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटीन एसोसिएटेड होते हैं, और बेसिकली इन क्रोमोसोम्स में ज़्यादा पाया जाता है ये जीन रिच रीजन जो सेंट्रोमेयर वाला है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटीन पाता है 1, 9, 16, 19 और वाई क्रोमोसोम। इनमें इंटेंस स्टेनिंग देखा जाता है इन क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में लिख देंगे इसको। और फिर आता है क्यू बैंडिंग, दैट इज़ क्वीना क्राइन बैंडिंग। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स जो स्टेन यूज हो रहा है वो है क्वीना क्राइन। इसमें क्या होता है, एटी रिच जो हमारा एडेनिन और थाइमीन रिच रीजन है वो फ्लोरेसेंस ब्राइटली, जस्ट इसके ऑपोजिट, मतलब एटी बेसेस जो यहाँ पे डार्क हो रहे थे वो यहाँ पे ब्राइट होते हैं। ठीक है, तो ये चार आपको शो करना है एग्जाम्पल में कि इन चार तरीक़ों से बैंडिंग और स्टेनिंग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो द बैंडिंग पैटर्न ऑफ ईच क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम। तो इतना क्यों कैरियोटाइप का यूज़ किया जाता है, कैरियोटाइप का, क्योंकि ये जो बैंडिंग पैटर्न देता है वो कंसिस्टेंट होता है, हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग बैंडिंग पैटर्न होता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कैरियोटाइप में डिफर इन डिफरेंट इंडिविजुअल, और अलग अलग इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत डिफर भी करता है, ये भी देखा गया है। दीज स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेड इन अ सिंपल मेंडेलियन फैशन दैट इज कैन बी स्टडीड इन ट्रांसमिशन ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम ओवर जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर इसमें कुछ आपको खराबी, एक स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं हम, कि देखने के लिए मिलता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, अगर कुछ जेनेटिक फ्लॉ हो जाता है किसी जनरेशन में, तो वो सिंपल मेंडेलियन फैशन में आगे इनहेरिट हो जाता है। मतलब कि मेंडेलियन फैशन कहने का मतलब है कि मेंडल्स लॉ अभी हम लोग आगे वैसे भी पढ़ेंगे, तो उसमें कहना है कि अगर एक जीन के दो अलील हैं माता के और एक जीन के दो अलील हैं पिता के सॉरी, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, और फिर ये आपस में इस तरह से मिलकर जो भी मतलब आउटपुट मिलेगा आपको, तो इसी को मेंडेलियन फैशन कहते हैं। आगे हम इसे देखेंगे। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ कैरियोटाइपिंग की, तो भाई अभी जितने फीचर्स देखे वही सब एडवांटेजेस में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल फीचर को रिवील करता है क्रोमोसोम के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स अगर आपका क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होगा तो बैंडिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल से कंपेयर कर लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। डायग्नोसिस ऑफ प्री नेटल जेनेटिक डिफेक्ट, एकदम मतलब बर्थ के पहले ही बच्चे का जो फ्लूइड होता है, डीएनए लिया जाता है, डीएनए सैंपल लिया जाता है, प्री नेटल स्टेज उसी को कहते हैं जब बच्चा जन्म ना लिया हो, उसी टाइम उसका सैंपल ले करके उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी किया जा सकता है जेनेटिक डिफेक्ट के लिए, और उस बेसिस पे काउंसलिंग हो सकता है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है जेनेटिक डिजीज़ रोकने में। एड्स इन स्टडिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस, और कुछ अगर इवोल्यूशन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीएनए में, तो वो भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह का कैरियोटाइप नज़र आता है और क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट हैं। ये सेंट्रोमेयर है और ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ठीक है, टाइप्स बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, कहाँ सेंट्रोमेयर है उसके बेसिस पे क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये एक्रोसेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है और ये मेटासेंट्रिक है। ठीक है,
ये अलग अलग पोजीशंस आपको क्लियरली विजिबल होंगे आई गेस, ठीक है। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर के ऊपर कोई पोर्शन नहीं है, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, सब मेटासेंट्रिक में ऊपर जो पोर्शन है वो नीचे वाले से थोड़ा छोटा ही रह गया है बट फिर भी अच्छा खासा है, और मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है वो नीचे आपको काफ़ी नीचे लो दिखने को मिलता है, और नीचे वाला पोर्शन छोटा होता है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होता है। यही है बेसिकली। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है बैंडिंग का वो है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री देखिए इसमें क्या होता है कि फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, और फ्लो साइटोमेट्री इज़ ए रिसेंट मेथड ऑफ क्रोमोसोमल एनालिसिस। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड मेथड है। मैकेनिज्म क्या है कि सेल्स को रप्चर किया जाता है, स्टेन किया जाता है फ्लोरेसेंट डाई से, विच सिलेक्टिवली स्टेन्स द क्रोमोसोम। इस तरह का डाई यूज़ करते हैं जो क्रोमोसोम को स्टेन कर देता है, कलर कर देता है। द क्रोमोसोम्स आर देन प्रोजेक्टेड एज अ फाइन जेट थ्रू फ्लो चैम्बर्स अक्रॉस अ लेज़र बीम। देखिए अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इस तरह के चैम्बर से उसको जेट के रूप में, स्प्रे के रूप में बहुत तेज़ी से गुजारा जाता है। तो दिस कॉज, और इनके ऊपर मतलब लेज़र बीम छोड़ी जाती है, तो दिस कॉजेज द क्रोमोसोम टू फ्लोरोसेंस विच इज़ मेजर्ड बाय अ डिटेक्टर। तो अभी इधर से लेज़र छोड़ेंगे तो उधर जो चमकता हुआ रोशनी निकलेगा इनके चमकने की वजह से, इनमें जो डाई स्टेन किया है हमने उसको इधर कैप्चर किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ठीक है। दिस कॉजेज द क्रोमोसोम टू फ्लोरोसेंस विच इज़ मेजर्ड बाय अ डिटेक्टर। वही बात कह रहा है कि ये ग्लो करने लगेंगे और इधर कोई डिटेक्टर लगाकर हम उसको मेज़र कर सकते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ क्रोमोसोम और रैपिड कैरियोटाइपिंग इज़ पॉसिबल। और जो लाइट इधर मिलता है उसको इंटरप्रेट कर करके हम लोग कैरियोटाइप को मतलब बेसिकली बना सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस्ड मेथड है। अभी इसके अंदर कौन सा इधर जो डिटेक्टर है वो कैसे रीड करता है कि कौन सा लाइट आ रहा है तो कौन सा क्रोमोसोम से आ रहा होगा, ये थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा हमारे लिए। हमें सिर्फ अभी इतना मेथड ही जानना है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की, जो कि है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड ऑफ सोमैटिक सेल्स, एग्जांपल माउस का जो ट्यूमर सेल्स होता है, यहाँ पे सिर्फ माउस सेल्स नहीं लिखने का, माउस का ट्यूमर सेल्स, ठीक है, और ह्यूमन का कोई सेल लेकर के उसको हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं और वो फिर डिवाइड होता है, और सम ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर रिटेन्ड वाइल सम आर एलिमिनेटेड। तो जो न्यू हाइब्रिड बनता है उसमें ह्यूमन का कुछ क्रोमोसोम रहेगा, कुछ माउस का रहेगा, तो ऑफ कोर्स है कि कुछ ह्यूमन का लॉस्ट हो जाएगा, कुछ माउस का लॉस्ट हो जाएगा। तो अंडर सच कंडीशंस इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिटेन्ड क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम नए फ्यूज़न वाले सेल में बचेगा उसको स्टडी किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट हमारा वो सेल है जो टिश्यू बनाता है हमारा, ठीक है। और इधर माउस का हम ट्यूमर सेल लिए। ट्यूमर सेल क्यों लिए? ताकि ये रैपिडली इंक्रीज़ करे अपना, मतलब मल्टीप्लाई करे अपने आप को, ठीक है। और बीच में हम सेंडाई वायरस लिए हैं। सेंडाई वायरस एक कह लीजिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये इस प्रोसेस को और फास्ट कर देता है, ठीक है। इस सेंडाई वायरस से इनके न्यूक्लियस को कोई हार्म नहीं है, ठीक है, ये बस मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। तभी इन दोनों को जब हाइब्रिड कराते हैं तो इस तरह से फ्यूज़न होता है। पहले ये इनका साइटोप्लाज्म जो है वो जुड़ने की कोशिश करता है, सेल वॉल जुड़ता है, फिर जब ये जुड़ जाता है तो फिर इनका न्यूक्लियस आपस में मतलब मिक्स होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो इस पोजीशन को हेट्रोकारियोट कहते हैं, आप इसको ये भी बना दीजिएगा। और हाइब्रिड बनने के बाद प्रोलिफरेशन ऑफ हाइब्रिड टू फॉर्म कॉलोनीज ऑन सिलेक्टिव मीडियम, ठीक है। अलग अलग मीडियम हम अगर देंगे तो अलग अलग तरह के हमको कॉलोनीज़ देखने के लिए मिलेंगे। अभी कॉलोनीज़ का मतलब क्या है कि इतने 3 तरह के आपको हाइब्रिड देखने के लिए मिलेंगे, सबका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है अलग अलग होगा। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो क्रोमोसोम्स था वो ब्लू कलर का था, और माउस के ट्यूमर सेल्स के अंदर येलो कलर का था। अभी फाइनल जो कॉलोनी है उसमें देखिए हमारा ह्यूमन क्रोमोसोम थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है आपको। तो इसी ह्यूमन क्रोमोसोम को सिलेक्टिवली स्टडी करने के लिए हम
यूज़ करते हैं इस मेथड का, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का। अभी इसमें जो जो ह्यूमन क्रोमोसोम है वो बहुत ही सिलेक्टिवली हम उसे स्टडी कर सकते हैं, और अगर मीडियम चेंज करेंगे तो ये कॉलोनीज़ का मतलब कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंडाई वायरस ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड माउस ट्यूमर सेल्स ग्रो टुगेदर इन कल्चर विल फ्यूज टू फॉर्म ए हेट्रोकारियोट। यहाँ पे हमने दिखाया आपको हेट्रोकारियोट इन विच न्यूक्लियाई फ्यूज, न्यूक्लियाई उसका फ्यूज़ कर जाता है। बिकॉज द सेल मशीनरी इज़ प्राइमरली म्यूरिन ओवर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ह्यूमन क्रोमोसोम इन ब्लू आर ग्रेजुअली लॉस्ट। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे डिवीजन होते जाता है, नया सेल बनते जाता है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम। Eventually a number of hybrid cell lines are formed that have only one colony, that have only one or a few human chromosomes। ठीक है, तो ऐसे कॉलोनीज बन जाते हैं, जैसे एक कॉलोनी ए में सिर्फ एक ह्यूमन क्रोमोसोम है, और कॉलोनी बी में कुछ कुछ 2-3 हो सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, तो मतलब सेपरेट करके पढ़ना हम लोग के लिए आसान हो जाता है इस तरह के सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में, कि यहाँ किसी एक का कैरेक्टरिस्टिक, अब ये जो भी क्रोमोसोम होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है। ठीक है, विच आर रीडली आइडेंटिफाइबल। अब हम इसे कार्योटाइप से कंपेयर करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज सेल लाइन्स कैन बी स्क्रीन्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ वेरियस ह्यूमन बायोकेमिकल मार्कर्स। अभी जो ये कॉलोनीज़ हमें मिले हैं, अभी उसमें कौन कौन सा बायोकेमिकल मार्कर मिल रहा है हम लोग को, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन में पाए जाने वाले बायोकेमिकल मार्कर से। ठीक है, विच आर देन असाइनेबल टू रिटेन क्रोमोसोम। अब इसमें मान लीजिए कोई एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन आपको दिख रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस जो है इस जीन की वजह से होता है या इस क्रोमोसोम की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री भी हमने देख लिया, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया, और कार्योटाइपिंग भी देख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।